मॉर्निंग दोस्तों, आप हैं पवन सर के साथ बीएसआर कोचिंग कर रहे हैं। और जैसा हमने कल पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि स्वर का विभाजन कैसे होता है, और आज हम जानेंगे व्यंजन का विभाजन कैसे होता है। जो 33 व्यंजन हैं उनका विभाजन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है आपका, इसके लिए सूत्र दिया गया का दयो मा वसाना स्पर्शः, यानी कि का आदि में हो, अवसान में क्या हो, माँ, तो वो स्पर्श के अंतर्गत आता। कह सकते का से माँ तक के जितने भी व्यंजन हैं, का खा गा घा इंगा, यानी कि जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे व्यंजन स्पर्श होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। यड़, यानी कि इसके लिए सूत्र दिया गया यड़ो अंत स्थाः। यड़ एक प्रत्याहार है, जो हमने महेश्वर सूत्र सीखे हैं अभी, तो उसके अंतर्गत यड़ जो है एक प्रत्याहार है। यड़ में आता है या, वा, रा, ला। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में सल, सल भी एक प्रत्याहार है। सल भी एक सक्षर के सा से लेकर के हल्के ला तक, तो सल भी एक प्रत्याहार है। उसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन। सल का मतलब हो गया ऊष्म, सा 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 सा, सा शा शा हा, और इसके लिए सूत्र है सल ऊष्माणः। अच्छा, अब कुछ संयुक्त व्यंजन या मिश्रित भी व्यंजन होते हैं जो इनको मिलकर के बनते हैं, जैसे छा छत्री का है, त्रा, ज्या और शिरा। छत्र हो गया, छा, त्रा, ज्या और शिरा, ये दो व्यंजनों को मिलाकर के बने हैं, उसकी चर्चा हम कर लेंगे। इसके बाद वर्ग देखेंगे हम। वर्ग में क्या है आपका, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जो आपने अभी यहां पर जाना का से मां तक, तो ये सारे स्पर्श व्यंजन लिखे हुए हैं। पहला है का वर्ग। का वर्ग में का खा गा घा इंगा, यानी 5 वर्ण हैं जो वो लेंगे, का खा गा घा ज्ञा। इसके बाद चा वर्ग में चा छा जा झा या। इसके बाद टा वर्ग में टा ठा डा ढा ड़ा। इसके बाद ता वर्ग में ता था दा धा ना। इसके बाद पा वर्ग में पा फा बा भा मा। इस तरह से आपका ये वर्ग बन गया। आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन है। अगर आप गिने तो का वर्ग में 5, का खा गा घा इंगा, चा वर्ग में चा छा, इस तरह से 5 10 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 25। तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, 25। 25 स्पर्श व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। 25 और 4 29। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन जो है 4 वो भी है, तो 29 और 4 29 4 आपके 33। 33 व्यंजन पूरे हो गए जितने मैंने बताए थे। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। इसके बाद संयुक्त या मिश्रित व्यंजन जो है, तो इसमें आपका छत्र, ज्या और शिरा ये मिलकर के बनी हुई इन्हीं में से, इसलिए इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। वर्ण है लेकिन गिनती नहीं की जाती है। अच्छा, इसके बाद इनका इन्हें देख लीजिए संयुक्त। सबसे पहले जानेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये जो 25 वर्ण हैं, जो स्पर्श वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन हैं, ये हमारे जब अंदर से निकलते हैं तो जो हमारा मुंह है कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर होते हैं, मतलब टच होके छू करके निकलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श। हाँ, वो बात अलग है, कोई मूर्धा को छुएगा, कोई तालू को छुएगा और कोई आपका दंत को छुएगा, वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं घर्षण होगा, मतलब टचिंग होगा, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श। बिना छुए या स्पर्श किए हुए ये नहीं बोले जा सकते हैं। इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, ये या वा रा ला, ये सीधे अंदर की उपज है। और ऊष्म यानी सल, जिन्हें हमें अधिक बोलते समय अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा,
शा शा हा, मतलब इसमें हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? ये कोई बोलने की प्रक्रिया पर आधारित तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ये छा छत्री का जो आपका है ये संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर के बने? देखिए थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका छा छत्री का है ये किससे मिलकर के बना है? का और शा, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। का और शा या प्लस लगा सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर के छा छत्री का बना है। अगर इससे भी आप निकालना चाहें तो आ निकाल सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से त्रा, आपका ता और रा और आ, ये त्रा हो गया। इसके बाद ज्या भी देखिए क्या आपका जा और या और आ, ठीक है ना। इसके बाद ये भी देख लीजिए, ये क्या है? शा रा और आ। हाँ, वो बात अलग, कहीं कहीं देखने को मिल जाए का और सा, तो जब ऐसा देखने को मिलेगा तो का और सा में हलंत नहीं होगी, क्योंकि तब हलंत लग गई, उससे स्वर बाहर निकल गया आ। अब केवल व्यंजन बचा है सा। इसी तरह से सभी की क्रिया है, जैसे इसके साथ है का, सा और आ, इनसे मिलकर के हमारा छा बना है। और अगर का और सा मिल रहा है तो यहाँ पर हलंत नहीं मिलेगी तो आ नहीं होगा, अगर हलंत मिलेगी तो साथ में हमें आ निकालना पड़ेगा। ये आपका हो गया, आपका क्या, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। इसके बाद देखेंगे हम इनका थोड़ा एक मोटे तौर पर उच्चारण स्थान देख लें, क्योंकि जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो उच्चारण स्थान के का ही पढ़ना है आपको, कि किस तरह से स्वर या व्यंजनों का उच्चारण स्थान करते हैं। चलिए, इनका आपका का वर्ग का होता है कंठ, इसके बाद चा वर्ग का होता है तालु और टा, मूर्धा, इसके बाद आपने देखा कंठ का मतलब क्या हो गया? गला, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गला, यानी ये क्रम है आपका। कंठ पहले, फिर तालु हो गया, तालु ऊपर, फिर मूर्धा हो गया, फिर उसके बाद ता वर्ग यानी कि दंत हो गया। दंत के बाद अभी इनकी प्रक्रिया जब पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, कंठ ता, अभी थोड़ा जाने रखिएगा। ओष्ठ है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आपके जो है का वर्ग जो है वो कंठ वर्ण है, चा वर्ग जो है वो तालव्य वर्ण है, और टा वर्ग जो है वो आपका मूर्धन्य वर्ण है, और ता वर्ग जो है आपका वो दंती वर्ण है, और पा वर्ग जो है आपका वो ओष्ठ है। मतलब कह सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान का वर्ग का क्या, कंठ से सभी निकलने वाले हैं। बिना कंठ की सहायता से हम ता, था, गा, घा इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बाद चा वर्ग में तालु, तालु क्या होता है? जो आपका ऊपर तालु है ना, तो तालु में क्या होता है? जीभ आपकी टच होगी, छुएगी जीभ। चा, छा, आप बोल के देखिए कुछ, इससे सरल तरीका कुछ नहीं है कि कैसे हम याद करें, कि कैसे हम उच्चारण स्थान याद रहे। कंठ यहाँ से शुरू हो रहा, सबसे लास्ट का होस्ट जो होगा, देखो कंठ, फिर तालु, फिर वही मूर्धा, ठीक है ना, फिर बाहर आए दंत, दंत के बाद में सबसे लास्ट में ओष्ठ आ गए, ठीक है ना। तो इसके बाद में आपका क्या है, बोल करके देख लीजिए, इससे सरल तरीका सीखने का कोई भी नहीं है। कंठ, का, खा, गा, घा, तो हवा आपकी कहां से पास हो रही है? गले से। कंठ माने क्या होता है? ये गला, ठीक है। इसके बाद चा वर्ग में तालु, जीभ आपकी जाएगी तालु में टच करेगी। चा, छा, जा, झा, दिख रहा है ना, या। इसके बाद टा वर्ग में मूर्धा, मूर्धा में क्या होती है? अभी मान के चलो ये हमारा मुंह है, ये हमारा मुंह है, जीभ हमारी ऐसे टच हो रही। अब मूर्धा की बात आई तो ये जो जीभ है ऐसे लौटेगी और ऐसे टच होएगी। अब जीभ का निचला हिस्सा टच होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है? मूर्धा। टा, ठा,
दा, ढा, ला। आप बोल के देखिए, टा, ठा, ठीक है ना। इसके बाद ता वर्ग में आपका क्या है, दंत। तो अब जीभ जो होगी आपकी दांत में आकर के टकराएगी तो वो दंती वर्ण हो गए। ता, था, दा, धा, ना। तो जीभ कहाँ आ रही है, दांत में। इसके बाद पा वर्ग में ओष्ठ। अब बिना होंठ की सहायता से पा वर्ग नहीं बोला जा सकता है। पा, फा, होंठ चल रहा है ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो पांचों वर्णों में क्या है आपका, ओष्ठ वर्ण। क्यों का है, क्योंकि बिना होंठों की सहायता से। आपको ये तरफ होंठ दबा के देख लीजिए, नहीं बोल पाओगे, सिंपल सी बात है वो। चलिए अच्छा, इसके बाद प्रैक्टिस करना घर पे, अपने आप आपको खुद समझ में आने लगेगा। चलिए हमने जान लिया, एक नजर डाल लेते हैं क्या क्या जान लिया आपने, कि संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में स्वर, जिन्हें अच भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 9, ठीक है ना। इसके बाद संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन, जिन्हें क्या कहते हैं हम, ह वर्ण के, हा से लेकर के हल के ला तक क्या कहते हैं, हल, जिसे हम क्या कहते हैं, हल। व्यंजन को ही क्या कहते हैं, हल। इनकी संख्या कितनी है, 33, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में एक और इसका क्वेश्चन बनता है कि अयोगवाह कितने हैं संस्कृत में। क्या बनता है, अयोगवाह कितने हैं संस्कृत में। तो अयोगवाह की संख्या है आपकी 4। कितनी है, 4। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 4। जानी रखिएगा, अयोगवाह 4 हैं आपके। पहला है अंग, आहा, यानी अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद में जिह्वामूलीय और उपदमानीय। अभी कभी चर्चा होंगे तो इनको भी बना के दिखा देंगे कि कैसा होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है अयोगवाहों की संख्या, 4। अब इसमें 9 तो आपका क्या हो गया, अयोगवाह यानी अंग हो गया। जैसे हिंदी में ही पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा कि अयोगवाह कितने हैं, 2। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है, 4, ठीक है ना। अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, और इसके बाद में जिह्वामूलीय और उपदमानीय, ठीक है। फिर कभी चर्चा करेंगे कि कैसे बनाते हैं, लेकिन इतना मोटे तौर पर जाने रखिएगा कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है। अच्छा, आज का चैप्टर बस इतना ही। इसके बाद आगे जो चैप्टर होगा उसमें आप जानेंगे कि वर्णों का जो वर्ण हैं, ये सारे वर्ण ही हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। अभी तो केवल हमने वर्ग का जाना, का वर्ग का कंठ है, लेकिन अभी तो बहुत ढेर सारे बचे हैं ना। तो कहने का मतलब टोटल जितनी वर्णमाला है, जितनी भी वर्णमाला में आपके वर्ण आते हैं, उन सब का उच्चारण स्थान, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कहाँ से उनका उच्चारण स्थान होता है। इससे खूब क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। जय हिंद।